अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्ट के लिए। तो चैप्टर 3 है मोशन वाला। आप अब तो रिएक्टर सारे बच्चे पढ़ेंगे, एमकेट वाले ही पढ़ेंगे, ईकेट वाले ही पढ़ेंगे, तो उससे भी बात होगी दोनों के लिए। ठीक, पहले हम बात करेंगे मोशन के लिए। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि बॉडी की दो स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट कौन सी होती है? एब्सोल्यूट। और एक स्टेट होती है रिलेटिव। जब हम स्टेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है शायद कि दो स्टेट्स हैं, एक स्टेट होगी रेस्ट और एक स्टेट क्या होगी? मोशन। लेकिन याद रखें कि दो स्टेट्स हैं, एक क्या है? एब्सोल्यूट, और एक कौन सी है? रिलेटिव। इस एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट में हर चीज़ मोशन में थी, इसमें कोई चीज़ रेस्ट में नहीं थी। जबकि रिलेटिव में एक चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। जो आप रेस्ट और मोशन पढ़ रहे होते हैं ना, वो असल में किसके कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। पुराने कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ रेस्ट में ही नहीं थी, क्योंकि वो कह रहे थे दुनिया घूम रही तो हर चीज़ घूम रही होगी। इसी तरह से सबसे पहला सवाल एक यूनिवर्सिटी में आया था कि देयर इज़ नो डैश एग्जिस्ट, कि कौन सी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? एब्सोल्यूट रेस्ट, एब्सोल्यूट मोशन, रिलेटिव रेस्ट, रिलेटिव मोशन। तो याद रखा जाएगा कि यहाँ पे भाई रिलेटिव, यहाँ जो एब्सोल्यूट रेस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं रिलेटिव रेस्ट के और रिलेटिव मोशन की कि क्या चीज़ होती है। रिलेटिव रेस्ट में ये लाजमी नहीं है कि चीज़ रुकी हुई हो, और रिलेटिव मोशन में ये लाजमी नहीं है कि चीज़ मूव हो रही हो। एक चीज़ रुकी हुई होगी बज़ाहिर, उसके बावजूद रिलेटिव मोशन में हो सकती है, और एक चीज़ मूव हो रही होगी बज़ाहिर, उसके बावजूद वो रिलेटिव रेस्ट में हो सकती है। तो रिलेटिव रेस्ट में और रिलेटिव मोशन में आप ये नहीं देखेंगे कि या मतलब सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मूव हो रहा है या नहीं। रुकी हुई चीज़ मोशन में हो सकती है, चलती हुई चीज़ रेस्ट में हो सकती है। मिसाल के तौर पे दो गाड़ियाँ हैं, दो कार हैं, दोनों एक ही स्पीड में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मुझे बताएं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो क्या इनकी पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से चेंज होगी? क्या ये एक दूसरे के दूर या करीब आएंगी? तो आप कहेंगे नहीं आएंगी। इसका मतलब ये दोनों कारें जो होंगी ये एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव रेस्ट में होंगी। इसी तरीके से रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पंखा है, इसके 3 विंग हैं, यहाँ एक बच्चा बैठा है। इस विंग की पोजीशन देखें ज़रा इसके हिसाब से, जब ये चल रहा होगा तो ये वाला विंग कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। इसकी पोजीशन इस बच्चे के हिसाब से चेंज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी। तो पोजीशन चेंज हो गई अगर, तो आप कहेंगे कि रेस्ट, आप कहेंगे मोशन। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो आप कहेंगे मोशन में, जबकि बज़ाहिर चीज़ मूव नहीं हो रही थी। लेकिन रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में इस बात पे जोर होता है कि पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं, चाहे मूव कर रहा हो या ना कर रहा हो। सही है, तो ये तो हो गए रेस्ट और मोशन। इसके बाद दो चीज़ें और हैं। हम जब मोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करें। जब इसकी टाइप्स की बात करेंगे तो दो चीज़ें तो हमारे पास आएंगी। एक तो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो जो ट्रांसलेटरी होती है, ट्रांसलेटरी का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? ट्रांसलेटरी का मतलब होता है मुंतकिल होना। जैसे इंतकाल का भी यही मतलब होता है, मुंतकिल होना। ट्रांसलेटरी मोशन हर वो मोशन होती है इसमें एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी जगह चेंज हो जाता है, चाहे स्ट्रेट पाथ में हो, चाहे वो यू टर्न यानी कर्व पाथ में हो, कोई सा भी हो। और मैं आपको एक काम की बात बताऊं कि जो कर्व, जो स्ट्रेट होता है, इसे भी हम मैथ वाले कर्व कहते हैं। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यही होती है कि कर्व विद जीरो कर्वेचर। बच्चा कहता है कि यार ये कर्व कैसे हो सकता है? तो भाई ये कर्व है और ये क्या है? ये भी कर्व है, दोनों में क्या फ़र्क है? तो आप कहेंगे ज़्यादा घुमावा है कम घुमावा है। तो हम कहते हैं भाई इसकी बेंडिंग ज़्यादा है, इसकी बेंडिंग कम है। तो अगर बेंडिंग कम करते करते ज़ीरो कर दूँ तो वो भी तो कर्व होगा ना, तो वो ये वाला कर्व होता है। हाँ, उसका निक नेम रख दिया है हमने, क्या रख दिया निक नेम? लीनियर मोशन। तो बहरहाल इसकी अगर डेफिनेशन की बात हुई तो ये कहा कहेंगे कि एक ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कर्व मूव हो उसको ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। और जब ये यानी कर्व मूव हो
और जब खास तौर पे ये वाला कर्व हो तो उस केस में इसका लीनियर मोशन नाम रख दिया गया है। असल लफ्ज बाहर फिर भी क्या है, ट्रांसलेटरी। इसी तरीके से एक चीज मेरे पास और है, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की क्या कहानी है कि भाई ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक पेंडुलम है मिसाल के तौर पे, वो यहाँ पर है, मैं उसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, जब छोड़ूंगा तो क्या होगा, वापस आएगा। क्या वापस आके यहाँ पे रुक जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं, बल्कि आप कहेंगे सर वो तो यहाँ पे जाएगा। चलो भाई यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे आके भी नहीं रुकेगा, वापस आएगा। चलो भाई वापसी में यहाँ के रुक जाएगा, नहीं भाई यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, बल्कि अब वो ऐसे ही मूव होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी मोशन जो किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हो उसे कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। लोग इसको वाइब्रेटरी भी कह रहे होते हैं। वो ये होता है कि बेटा ये पहले यहाँ पे था फिर यहाँ चला गया, ये इसकी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इनके दरमियान का फासला कहलाता है एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड कम हो, मिसाल के तौर पर ऐसा हो, बस कम हो, छोटा छोटा हो, तो एम्पलीट्यूड जब कम होता है तो उस वक्त वाइब्रेटरी भी कह देते हैं। वरना असल लफ्ज, असल कहानी, असल कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशन। एक एमसीक्यू आया था, उसमें पूछा था कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। उसका एक ऑप्शन था कि ऑसिलेशन इज द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज द टाइप ऑफ ऑसिलेशन। आपके ख्याल में क्या होगा? ठीक है, ज़रूर सोच लीजिएगा इस बारे में। इस तरीके से एक सवाल मैं दे देता हूँ कि दो जुमले पढ़ता हूँ, एक गलत होगा एक सही होगा, आपको पिक करना होगा सही कौन सा गलत कौन सा, बाद में बता भी देना। कि पहला ऑप्शन कि ट्रांसलेटरी मोशन इज अ लीनियर मोशन, दूसरा है लीनियर मोशन इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। जब मोशन से हमारी थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं तो हम भाग जाते हैं फटाफट डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस पे और डिस्प्लेसमेंट पे चले जाते हैं। अब जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें हो रही होती हैं तो हम इसकी बातों को डिफरेंस करके पढ़ लेते हैं। पहले एक कॉमन डायग्राम बनेगी, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, मुझे ए से बी पे आना है, तो वो रास्ता हो, बहुत सारे रास्ते होंगे, ये एक रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, ये भी एक रास्ता हो सकता है, मुख्तलिफ रास्ते, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं रास्ते। इन रास्तों की लंबाई, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, रास्तों की लंबाई, रास्तों की लंबाई डिस्टेंस कहलाती है। सिंपल है, लेंथ ऑफ पाथ। अब इन्हीं रास्तों में जो सबसे छोटा रास्ता है उसका नाम रख दिया हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, बना उर्दू में तो फासला ही होता है। तो दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसका एक नाम रख दिया डिस्प्लेसमेंट, अलग से कोई चीज़ नहीं है वो, उसका नाम रखते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो सिर्फ फासला है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ से दो कैटेगरी हमारे पास आ गई। जब मैं डिस्कस कह रहा हूँ तो उसकी कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस तो ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, सारे ही डिस्टेंस है भाई, सारे ही डिस्टेंस है, ठीक है। और जब मैं बात करूँगा डिस्प्लेसमेंट की तो उसकी एक खास डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास। देखिए वो तो हल्का से भी छिड़ेगा नहीं, उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है, खास डायरेक्शन है उसकी। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं और डिफरेंस की। और डिफरेंस हमारे पास ये है, जैसे मिसाल के तौर पे आपसे बात कर लेते हैं इस बारे में कि क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? तो भाई डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, आपको इस तरह से याद रखना होगा, हर वो क्वांटिटी जो वेक्टर है वो नेगेटिव हो सकती है, जबकि जो स्केलर चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती हैं। तो एक हमेशा ये बात याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। उसकी खास डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन नहीं है, वो वेक्टर है। अच्छा, एक मजे की बात और करेंगे, अगर डिफरेंस की बात हो रही है तो एक बात कर लेते हैं। सर्कल के केस में कोई मुझसे पूछे कि सर्कल के केस में डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है और डिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है 0 के, जबकि डिस्टेंस बराबर होता है 2πr के। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम के वापस यहाँ आ जाता है और कोई मुझसे कहता है कि यार इसका ज़रा डिस्टेंस तो बताएं, तो मैं क्या कहूँगा कि डिस्टेंस किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस के बराबर है, जो हो जाएगा 2πr। ये क्यों होगा ये भी सुना है। और डिस्प्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। अब जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो मुझे खुद बताएं कि क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी बातें हैं, इसके जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। 2-3 चीज़ आपने याद रखनी है
एक ये कि आपने दुआ मांगते रहनी है, दूसरा आपने लेक्चर सुनते रहना है, तीसरा आपने MCQs की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों काम जब हो रहे होंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। अब हम बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। कुछ बच्चों का ये ख्याल होता है कि इनमें कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप सोच सकते हैं इस दौरान कि क्या स्पीड में और वेलोसिटी में कोई फ़र्क होता है? 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए इस वीडियो को रोक दीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि इनमें कोई फ़र्क है। अगर कोई फ़र्क लगता है तो पहले सोच लीजिएगा क्या फ़र्क लगता है आपको, उसके बाद फिर इस वीडियो का आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई। देखिए, जब सोचेंगे, जितना सोचने वाली एबिलिटी बढ़ेगी उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। कोई सा भी टेस्ट हो, कहीं का भी टेस्ट हो, वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम अपनी बात करते हैं शुरू। हमारी बातें शुरू हो रही है यहाँ से, स्पीड वर्सेस, या इनको हम वैसे ना करना है, डिफरेंस करके पढ़ लेते हैं ना। एक बॉडी 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वो वेलोसिटी कहलाती है, यानी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक बॉडी 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है, एक ही बात है, डिनोट भी एक ही चीज़ से करते हैं, बट उसको हम स्पीड कहते हैं क्योंकि वहाँ डायरेक्शन की बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। और ये वेलोसिटी कहलाती है। फिर वही बात, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, सारी पंचायतें इसके अंदर आ जाएंगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, सही है। सर्कल के केस में और लीनियर केस में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड भी चेंज होगी। सर्किल के केस में अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज नहीं होगी। क्यों? अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, दोबारा यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। यहाँ इसकी स्पीड है 5, यहाँ इसकी स्पीड है 3, यहाँ इसकी स्पीड है 2। तो मुझे बताएं वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही? वेलोसिटी में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होती है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना, और मैग्नीट्यूड का ही एक नाम होता है स्पीड। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो रही है, अंडरस्टूड है। सर्किल केस में बात करें, सर्किल केस में हम तो पढ़े होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, यहाँ वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है? क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है ना। स्पीड बोले तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा ना। तो सर्किल के केस में जब वेलोसिटी चेंज होती है तो स्पीड भी चेंज होती है लीनियर केस में। और सर्किल के केस में अगर स्पीड चेंज हो रही हो, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो स्पीड चेंज हो, ऐसा लाजमी नहीं है, बल्कि हम तो कहेंगे होती ही नहीं है। हम तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हम मोबाइल मोशन अभी तो फिलहाल पढ़ ही नहीं रहे जिसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस बातों को याद रखें, इसको हम डिफरेंस में यूज़ करेंगे। उसके बाद जब वेलोसिटी की बात चल रही है तो एक बात याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी का बताता है, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड का बताता है, ठीक है। अब वेलोसिटी 4 तरह की, एक होता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होती है हमारे पास वेरिएबल को नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, जाहिर सी बात है ना भाई। एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक हमारे पास होती है एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? आसान भाषा में, अगर एक गाड़ी हर सेकंड में बराबर का फासला कवर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी ना, तो हम कहेंगे सेम वाली वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक गाड़ी हर सेकंड में बराबर का फासला कवर नहीं कर रही तो आप क्या कहेंगे? जाहिर से उसको नॉन यूनिफॉर्म कहना पड़ेगा। इंस्टेंट कहते हैं एक लम्हे को, लम्हे वाली किसी खास छोटे से वक्त की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड हो जाए तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड हो जाए तो वो एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात ही पूछूंगा, क्योंकि बात चल रही है एवरेज वेलोसिटी की, तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर एक गाड़ी कराची से हैदराबाद जाती है 50 की स्पीड से, और मैं यूनिट नहीं लिख रहा है, ठीक है, और हैदराबाद से वापस कराची आती है 60 की स्पीड से, तो बताएं इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? आप सोच रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी इसकी ये है तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इसकी
जो एवरेज वेलोसिटी वो इस फॉर्मूले से निकलेगी ही नहीं। ये फॉर्मूला आपने ये यूज़ करना चाह रहे हैं असल में, जबकि इससे नहीं निकलेगी, इससे निकलेगी। तो कौन से केस में एवरेज के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और कौन से केस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। अगर मिसाल के तौर पर डिस्टेंस सेम है, यानी कराची से हैदराबाद का, हैदराबाद से कराची आया, डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस बराबर कवर किया ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर टाइम सेम है, मैं कहूँ कि एक गाड़ी 10 मिनट तक चली 50 की स्पीड से और फिर 10 मिनट तक चली 60 की स्पीड से, तो टाइम अगर सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला एवरेज का, डिस्टेंस अगर सेम हो तो ये वाला फॉर्मूला। एक तो ये कि आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। मैं ज़रा दोबारा बात करता हूँ ऊपर जाके यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, ज़रा बात समझिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है कि भाई एक मान लेते हैं कि एक गाड़ी चली 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। बहुत अहम बात करने लगा हूँ आपसे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में गाड़ी चली है 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ क्या सीन होगा कि भाई हर सेकंड में 5 मीटर का फासला कवर हुआ है, हर सेकंड। यहाँ कभी 5 हुआ है, कभी हुआ ही नहीं, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया, है ना। इसका एवरेज निकाल गया 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 25 डिवाइड बाई 5, 25 डिवाइड बाई 5, 5। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी 5 आ गई। यहाँ आप एवरेज निकालेंगे कभी भी 5 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, यानी कुछ इन नंबरों में से भी मैं चेंज नहीं करेगा, कुछ और ही। यहाँ देखें हर इंस्टेंट की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी से क्या कर रही है, मैच कर रही है ना, जबकि यहाँ इंस्टेंट की वेलोसिटी इससे मैच नहीं करेगी, यहाँ कुछ और ही आंसर आएगा। तो सवाल आता है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सवाल आता है, बड़ा मशहूर सवाल है, आता है, ये बहुत मशहूर सवाल है कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम हो तो ये कौन सी वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म होती है या नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये आपने सोचना है। तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी की सारी बात आपने कर लेनी है। मैं इस बात को यहीं पर रोक रहा हूँ। हम अगली बात करेंगे एक्सेलरेशन की, न्यूटन के लॉज की, और जब तक हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके साथ, ठीक है भाई।